मोहम्मद हबीब हबीब का लिखा हुआ है, हर गुजरता पल नया एक मसला देता गया, हर गुजरता दिन नए गम का पता देता गया। तपते सहरा से तमन्ना छाँव की बेसूद थी, हम के चलते ही गए वो आबला देता गया। दश्ते फुरकत जानलेवा हो गया उस दम मुझे, एक तसव्वुर आपका बस हौसला देता गया। मुब्तलाए गर्दिशे हालात में जब जब हुआ, मुझको साया अपनी रहमत का खुदा देता गया। बस ये एजाज़े मोहब्बत था कि मेरी कब्र पर संग दिल से संग दिल भी फातिहा देता गया। नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान का सियासी मुआशी मंजरनामा वो इस तरह से तरतीब पा रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर जो भारी सरमायाकारी पाकिस्तान में लाने का अहल साबित होगा, उसी को मसनद इक़्तिदार का रास्ता दिखाया जाएगा। ये शायद एक उसूल वज़ा हो चुका है, ये शायद एक एग्रीमेंट हो चुका है। इसी एग्रीमेंट के तहत तमाम तर पार्टीज़ की अपनी अपनी जिद्दोजहद और अपनी अपनी दौड़ जारी है। गुज़श्ता दिनों जब शरीक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब लाहौर के अंदर बिजनेसमैन पैनल, FPCCI और PAF के लोगों से मुलाकातें कर रहे थे और उनको ये बावर करवाने की कोशिश कर रहे थे कि मैं अगर आऊँगा तो इस तरीके से मुआशी मॉडल तरतीब पाएगा और इस तरीके से पाकिस्तान में सरमायाकारी आएगी। जेल में बैठ के मैंने किताबें पढ़ रखी हैं और मुझे पता है कि पाकिस्तान की मईशत को किस तरीके से बेहतर किया जाएगा। तो जहनों के अंदर एक सवाल पैदा होता था। वो सवाल ये था कि इस वक्त 13 जमातों के इत्तेहाद की एक हुकूमत है और ये हुकूमत अगर डूबी तो इसका मलबा तमाम जमातों के कंधे पे आएगा जो जमातें इस इत्तेहाद के अंदर शामिल हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बाद सबसे जो ज्यादा बार है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कंधों पे होगा। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुआशी मंजरनामे में इस नहज तक क्यों नहीं पहुंची कि अगर इनके पास कोई नुस्खा कीमिया मौजूद है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दे दिया जाता, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उस पर अमल करती, हालात कुछ बेहतर होते और फिर आप अपनी अपनी सियासत चमका लेते और कहते कि ये नुस्खा कीमिया हमारी तरफ से दिया गया था। लेकिन वो रफ्ता रफ्ता बात खुल के इस तरीके से मंजर आम पे आना शुरू हुई कि दुबई के अंदर जो मीटिंग हुई, उस दुबई में मीटिंग में जो मौलाना फजलुर रहमान को शरीक नहीं बनाया गया, उसकी बुनियादी एक वजह थी। आसिफ अली जरदारी साहब समझते हैं कि उनकी दुनिया के बड़े ममालिक के साथ जितनी अलैक सलैक है वो पाकिस्तान में सरमायाकारी ला सकते हैं और पाकिस्तान को दिवालियापन की नहज से बचा सकते हैं। यही राय मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की थी और इसी तनाजुर में वो मीटिंग हुई। उस मीटिंग में ये बात की गई कि सरमायाकारी अगर आती है तो आपसी जिद्दोजहद के नतीजे में सरमायाकारी और इमदाद पाकिस्तान को मिल जाएगी। अगर उसमें हिस्सा ना रखा जाए कि इतनी सरमायाकारी मैं लेके आया और इतनी सरमायाकारी आप लेके आए, कुली तौर के ऊपर फैसला ये किया जाए कि आने वाले दिनों के अंदर मसनद इक़्तिदार पे कौन बैठेगा, आप बैठेंगे या बिलावल भुट्टो जरदारी बैठेंगे, तो उस पे एक नुक्ते पर इत्तफाक नहीं हो सका। मौलाना फजलुर रहमान को उस गुफ्तगू में शामिल ना करने की बड़ी वजह यह थी कि मौलाना फजलुर रहमान बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर रवाबित नहीं रखते, इसलिए वो दीगर ममालिक को पाकिस्तान की तरफ राग़िब नहीं कर सकते। वो कुछ इस्लामी ममालिक को तो राग़िब कर सकते हैं लेकिन दीगर ममालिक इस्लामी तरक्याती बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक और उसके साथ साथ जो दीगर बड़े मुल्क हैं, जिस तरह तुर्की पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहता है, उसके साथ UAE पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहता है, ये लैंडलॉक कंट्रीज़ जो है ये पाकिस्तान के साथ रवाबित बढ़ाना चाहते हैं, तो इसमें मौलाना की जो सिफारतकारी है वो कारगर साबित नहीं होगी, इसलिए मौलाना को उधर से बाहर रखा गया। मौलाना को जब ये कुलिया पता चला तो मौलाना ने फिर बात आसिफ अली जरदारी से नहीं की, नवाज शरीफ साहब से नहीं की, उन्होंने आके मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो भी मीटिंग हुई है उसमें शामिल गुफ्तगू ना करना बाइसे लम्हाए फिक्रिया है कि हमारे यहाँ पर सियासत इस तरीके से तरवीज पा रही है कि जब इकट्ठे हों, जब मैन पार चाहे तो उस वक्त इन्हें मौलाना याद आ जाता है और जब इक़्तिदार में हिस्सा चाहिए तब ये आपसी तौर पर बैठ के फैसला कर लेते हैं। अब इसी वजह से ANP जो है, ANP को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हाथ में किया। काउंटर अटैक के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैदान में नहीं उतरी, उन्होंने ANP को मैदान में उतारा
और एएनपी ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं जमीयत उलमा इस्लाम फे के ऊपर। उन्होंने गवर्नरशिप के ऊपर हमले किए और उन्होंने यहां तक कह दिया कि हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती यह थी कि इस गवर्नर की हिमायत हमने की, वो गवर्नर जो मौलाना फजलुर रहमान साहब के रिश्तेदार हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब के ऊपर बेशुमार करप्शन के इल्जामात भी लगा दिए। यह भी कह दिया कि किस तरीके से आप कमाइयां करते रहे, किस तरीके से आपका माजी दागदार है और किस तरीके से आप इस्लाम का सहारा लेते हैं। सवाल यह पैदा होता है कि जब कुली तौर के ऊपर आप इत्तेहाद का हिस्सा बन रहे थे, उसी इत्तेहाद का हिस्सा बनते हुए आपको माजी की करप्शन दिखाई नहीं दी, उसी इत्तेहाद का हिस्सा बनते हुए आपको गवर्नरशिप में रिश्तेदारी दिखाई नहीं दी, उसी इत्तेहाद का हिस्सा बनते हुए आपको इस्लाम के नाम पर सियासत दिखाई नहीं दी। लेकिन अब मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में वो अगर मुखालिफ हुए हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी बी टीम को मैदान में उतारा है कि काउंटर अटैक कीजिए और काउंटर अटैक के नतीजे में मौलाना को दबाइए। अब ये रिफ्ट यहां से वाज़े हो जाती है। अब बात आते हैं उसी नुक्ते के ऊपर, पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से जब ये बातें तय पा रही थी तो एक बात की गई उसी मीटिंग में मौजूद एक शख्सियत की जानिब से कि पाकिस्तान के अंदर जो इक़्तिदार का तबका है, जो इक़्तिदार पे लाने और इक़्तिदार से गिराने के अमल में बहुत सरगर्दा होता है, उनकी मंशा ये है, उनकी राय ये है कि आने वाले दिनों के अंदर जो वज़ीर आज़म हैं वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ही बने। वहाँ पर बात हुई तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर से अलम बगावत बुलंद हुआ। बात की गई कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब नहीं आ सकते। वो तबका जो ये राय रखता है कि हमने मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की हिमायत सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब के कहने पे की है, वो अब ये मानते हैं कि हमने जो हिमायत की थी वो तब तक के लिए की थी, अब आने वाले दिनों के अंदर हम हिमायत नहीं करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मामले के ऊपर यह कह दिया कि अगर मियां शहबाज शरीफ साहब दोबारा वज़ीर आज़म की मसनद पे बैठते हैं और ये फैसला हो चुका है तो हम मशरूत तौर पर उनकी हिमायत करेंगे। अब वहां अंदरूनी तौर पे रिफ्ट पैदा हुई, वहां ना तो सीट एडजस्टमेंट तय हो पाया, ना वहां मुस्तकबिल का मंजरनामा फाइनल हो पाया। वहां पे कयाम को जो तूल दिया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने, उन्होंने हज के दिनों में सऊदी अरब जाना था और हज के दिनों में जाने की बजाय हज के बाद वो उम्रे की अदायगी के लिए सऊदीया चले गए। तो ये तमाम तर जो $2 अरब पाकिस्तान के स्टेट बैंक के अंदर जो डिपॉजिट हुए हैं, इसका क्रेडिट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को दिया जा रहा है। याद रहे कि इस्लामी ममालिक या हमसाया ममालिक, वहां से पाकिस्तान को जो इमदाद मिली या जो मिलना है उसका तमाम तर क्रेडिट आर्मी चीफ को दिया जा रहा है, जनरल आसिम मुनीर साहब को। माजी करीब के अंदर आपने मुख्तलिफ बयानात देखे होंगे जिसमें वज़ीर आज़म का बयान भी था, जिसमें वज़ीर ख़जाना का बयान भी था और दीगर वज़रा के बयानात भी थे कि आर्मी चीफ ने ये पैसा पाकिस्तान में लाने के लिए सिफारतकारी की है और उन्हीं की गारंटी के ऊपर या उन्हीं की शख्सियत के कहने के ऊपर यह पैसा पाकिस्तान को मिल चुका है या पाकिस्तान को मिलेगा। सऊदी अरब के मामले के ऊपर आर्मी चीफ का नाम नहीं आ रहा, वहां पे सिर्फ नाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का आ रहा है। अब जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अपना नाम कहलवा रहे हैं मुख्तलिफ जबानों से, तो ये एक पैगाम दिया जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब लेके आएंगे। दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी साहब भी सरगर्दा हैं, वो बातचीत करना चाहते हैं मुख्तलिफ उमूर पे। यहां पे एक तासुर ऐसा बनाया जा रहा है कि $2 अरब जो पाकिस्तान को मुंतकिल हुए हैं ये गैर मशरूत तौर के ऊपर हुए हैं। अगर मियां नवाज शरीफ साहब गैर मशरूत तौर के ऊपर पाकिस्तान को सरमायाकारी दिलवा सकते हैं या पाकिस्तान को इमदाद दिलवा सकते हैं या मुख्तलिफ ममालिक से जो सरमायाकारी आएगी उसके लिए वो राह हमवार कर सकते हैं, तो आने वाले दिनों में उनका मसनद इक़्तिदार पर बैठना बहुत ज़रूरी है। अब एक तरह से नज़रिया ये बन रहा है, एक तरह से खबर ये फीड की जा रही है कि ये $2 अरब जो है ये गारंटी है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दोबारा बरसर इक़्तिदार आने की। ठीक है, आप अरबों डॉलर्स लेके आते हैं और अरबों डॉलर्स के मद्दे मुकाबिल आपको गारंटी चाहिए मसनद इक़्तिदार पे बैठने की, तो ये $2 अरब आपको सऊदीया से मांगने की ज़रूरत ना थी। आप बैरून मुल्क में अपनी जितनी भी जायदादें थीं, जितना कारोबार था, मुंतकिल करते, पाकिस्तान में सरमायाकारी करते, आपको किसी की गारंटी की जरूरत नहीं थी, ये अवाम आपको अपने कंधों पे बिठा सकती थी। लेकिन आप चोर दरवाजे ढूंढते हैं, चोर रास्ते ढूंढते हैं और उसी से मसनद इक़्तिदार पे आना चाहते हैं। तो देखिए कि ये $2 अरब जो सऊदी अरब से पाकिस्तान को मुंतकिल हुआ है और जो गारंटी जिसका एक मंजरनामा बनाया जा रहा है, वो गारंटी किस हद तक कारगर साबित होती है।
दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी लगी हुई है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जहां पे JUIF को दबाना चाहती है, वहां पे अब वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी दबाना चाहती है। जिस तरीके से वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब ने यह कहा कि असेंबलियां अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद तहलील हो जाएंगी, तो दूसरी तरफ से राना सनाउल्लाह साहब ने यह कह दिया कि असेंबलियां 11 तारीख या 10 तारीख को भी तहलील हो सकती हैं, यानी कबल अज़ वक्त तहलील होगी। वज़ीर आला कहते हैं कि 60 दिन के अंदर इंतखाबात होंगे, वो कह रहे हैं कि 90 दिनों के इंतखाबात वाला भी माहौल बन सकता है। तो वहाँ पर वो जो एक मॉडल है IMF का, जो 3 मराहिल के अंदर पाकिस्तान को एक अरब डॉलर की इमदाद फराहम करना है, अगर उसमें कोई ऊंच नीच हुई, अभी तो कल का दिन तय करेगा कि एक्सटर्नल मुआहिदा तो हो चुका, एक्सटर्नल सरमायाकारी की बात हो चुकी IMF के साथ, लेकिन कल एग्जीक्यूटिव बोर्ड क्या फैसला करता है उसके बाद पाकिस्तान का मंजरनामा वज़ा होगा। याद रहे कि ये जितने अरबों डॉलर्स पाकिस्तान को मौसूल हो रहे हैं, आपने 6 से 7 अरब डॉलर इसी साल के आखिर तक बैरूनी अदायगियाँ करनी है। अगले साल आपने तकरीबन 21 से 25 अरब डॉलर जो हैं वो बैरूनी अदायगियाँ करनी है। उसके लिए आपको ये चंद ममालिक के 1, 2, 3 अरब डॉलर जो हैं, ये आपको थोड़ी देर के लिए वक्ती रिलीफ दे सकते हैं। वो वक्ती रिलीफ ये क्यों चाह रहे हैं? जब इन्हें ये दिखाई देता है कि मुस्तकबिल का मंजरनामा वज़ा नहीं होगा, उसकी बुनियादी वजह ये है कि वक्ती रिलीफ इसलिए कि अपनी सियासत चमकाई जा सके, वक्ती रिलीफ इसलिए कि आइंदा का मंजरनामा बनाया जा सके, वक्ती रिलीफ इसलिए कि सियासत के लिए, इक़्तिदार के लिए अपने रास्ते को हमवार किया जा सके। लेकिन ये एक दूसरे को गिराने की फिर से सियासत कि मैं कपड़े बेच डालूंगा, या दूसरे के लिए यह कहना कि मैं पेट फाड़ के भी पैसा निकलवाऊंगा, सड़कों पे घसीटूंगा। सड़कों पे घसीटने का ज़माना पुराना हुआ था और बगलगीर होने का ज़माना आ गया था, और अब फिर से ये लगता है कि वही गर्दान दोबारा से चलाई जाएगी और अवाम को सुनाई देगी कि इसको घसीटा जाएगा। इसने मसनद इक़्तिदार पे बैठ के नाजायज़ तौर के ऊपर अपने इख्तियारात का इस्तेमाल किया और मुख्तलिफ लोगों को वहाँ पे एडजस्ट किया है, जिसमें रिश्तेदारियों की बातें अब खुल के मंजर आम पे आएंगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब ने कहा कि दोस्त मुल्क सऊदी अरब ने स्टेट बैंक में 2 अरब डॉलर डिपॉजिट कर दिए हैं। उनका कहना था कि मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान और अपनी तरफ से सऊदी हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर ख़जाना का कहना था कि मुस्तक़बिल में मुआशी मामलात में मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएंगे। पाकिस्तान की मईशत पहले से बेहतर है, जल्द मज़ीद इस्तेहकाम पैदा होगा। पाकिस्तान की मईशत पहले से बेहतर है, मज़ीद इस्तेहकाम पैदा होगा। पाकिस्तान की मईशत पहले से बेहतर है, पहले से बेहतर है। इसको बार बार अपने ज़हनों के अंदर घुमाइए, सोचिए कि पाकिस्तान की मईशत पहले से बेहतर है। किसके लिए बेहतर है? हमारे लिए तो बेहतर नहीं। किसके लिए बेहतर है? एक रेडीबान के लिए तो बेहतर नहीं। किसके लिए बेहतर है? एक मुतवस्सत तबके के लिए तो बेहतर नहीं। किसके लिए बेहतर है? एक दिहाड़ीदार के लिए तो बेहतर नहीं। किसके लिए बेहतर है? एक छोटे ठेले को चलाने वाले के लिए तो बेहतर नहीं। किसके लिए बेहतर है? एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए तो बेहतर नहीं। किसके लिए बेहतर है? तामीरात के सेक्टर के लिए तो बेहतर नहीं। किसके लिए बेहतर है? SMEs कारोबार के लिए तो बेहतर नहीं। किसके लिए बेहतर है? जो नौजवान पढ़ रहे हैं उनके मुस्तकबिल के लिए नहीं। पाकिस्तानी मईशत किसके लिए बेहतर है? सट्टेबाजों के लिए बेहतर है। पाकिस्तानी मईशत किसके लिए बेहतर है? अपने अपने को नवाजने के लिए बेहतर है। पाकिस्तानी मईशत किसके लिए बेहतर है? कि जिसे अपोजिशन में भी रख के साथ मिलाया जा सके। पाकिस्तान की मईशत किसके लिए बेहतर है? अपने संधियों के लिए बेहतर है। पाकिस्तान की मईशत किसके लिए बेहतर है? अपने बच्चों के लिए बेहतर है, जो अपना सरमाया जो है पाकिस्तान में नहीं लाना चाहते और पाकिस्तान में जितने मुकदमात हैं वो खत्म करवा रहे हैं। हमारे लिए तो मईशत बेहतर नहीं है। वजीर खजाना साहब, अगर आपको यह लगता है कि डॉलर की कीमत कम आने से अफराते ज़र में कमी वाक़ हो जाएगी, तो बताइए कि आपकी प्राइस कंट्रोल कमेटीज ने अब तक कितनी कीमतों को फाल किया। आप बड़े बड़े मार्ट्स के अंदर चले जाएं, बड़ी बड़ी चेन्स के अंदर चले जाएं और वहां जाएं, आपको सैकड़ों रैक्स वहां पे दिखाई देंगे और एक छोटा सा रैक 3x3 का, उसके ऊपर लिखा होगा DC कंट्रोल रेट, जिसके अंदर 4 दालों के पैकेट, 4 चावलों के पैकेट, 1 आटे का पैकेट और इसके अलावा आपको कोई चीज दिखाई नहीं देगी। अगर इस तरीके से आप प्राइस कंट्रोल कमेटीज को फाल करना चाहते हैं तो शौक से कीजिए। आपको 8 अरब डॉलर की फाइनेंसिंग गैप का मंसूबा भी आप मनवाएंगे, शौक से कीजिए। आप बैरूनी सरमायाकारी को पाकिस्तान में लाने के दावे भी करेंगे, लेकिन फिर तुर्की के विजिट के ऊपर वहां पे सरमायाकारों की बातें भी सुनना पड़ेंगी। आप दावे करेंगे कि सस्ता पेट्रोल पाकिस्तान के अंदर लाया जाएगा, लेकिन अवाम को सस्ता फराहम नहीं किया जाएगा, लेवी के अंदर इजाफा कर लिया जाएगा। आप दावे करेंगे स्टेट बैंक डॉलर की कीमत को कंट्रोल करने के लिए इंटरवीन नहीं करेगा,
बल्कि होगा क्या, मार्केट के ऊपर छोड़ा जाएगा और सट्टेबाज वहां पर राज करेंगे। वही सट्टेबाज जो टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर बड़े बड़े प्रोग्राम्स का हिस्सा बनते हैं और हुकूमत को अपने माथे का झूमर बताते हैं, वजीर खजाना की तारीफें करते हैं, वजीर आजम की तारीफें करते हैं और बताते हैं कि डॉलर की कीमत 240 रुपए होगी। वही सट्टेबाज मुलव्वस होते हैं, उन्हीं का गैंग मुलव्वस होता है। वही मार्केट से डॉलर उठाते हैं, उसको स्टॉक करते हैं और मार्केट को हिला रखते हैं। जब पाकिस्तान में ऐसी मुआशी बेयकीनी होगी, जब पाकिस्तान में रोजमर्रा की बुनियाद के ऊपर स्टॉक एक्सचेंज उतार चढ़ाव का शिकार रहेगी, जब पाकिस्तान के अंदर डॉलर की कीमत एक नहीं रहेगी, जब पाकिस्तान के अंदर इंटरबैंक से कारोबार या इंटरबैंक से बैरून मुमालिक रकम मुंतकिल करने की बजाय हुंडी हवाले का सहारा लिया जाएगा, तब पाकिस्तान में आप मुआशी स्ट्रक्चर किस तरीके से मजबूत करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में टैक्स चोर का बड़ा तबका पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर बैठा हुआ है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान में डॉलर्स को अपने घरों में जखीरा करने वाले पार्लियामेंट के फ्लोर पे बैठे हुए हैं। आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर मार्केट को हिलाने वाले अगर पार्लियामेंट में नहीं है तो उनकी रिश्तेदारियां हिलाने वालों के साथ हैं। ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, ये पाकिस्तान का स्ट्रक्चर है और यहां पे सियासी तौर पे एक दूसरे को इंतकाम का निशाना बनाया जाता है। कल भी मैंने बात की थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिलाफ केसेस बनाए, पीटीआई आई उसने पीएमएलएन के खिलाफ केसेस बनाए और अब पीएमएलएन आई उसने पीटीआई के खिलाफ केसेस बनाए। ये बताइए पाकिस्तान का प्रोसिक्यूशन का निजाम कहां है? ये बताइए कि पाकिस्तान में तहकीकाती एजेंसियां जो हैं वो किस हद तक तहकीकात करती हैं कि एफआईए का, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट का शख्स जो तफ्तीशी ऑफिसर है और उससे सवाल किया जाए कि कितने गवाहान के बयानात कलमबंद किए और वह अपनी जबान के ऊपर चुप का ताला लगा ले, तो यह पाकिस्तान के निजाम प्रोसिक्यूशन के ऊपर एक बहुत बड़ा तमांचा है। आप लैपटॉप स्कीम चलाइए, आप इसी तरीके से सियासत को चलाना चाहते हैं। हमने भी लैपटॉप हासिल किए, हम अपने तय उस वक्त कहा करते थे कि जो लैपटॉप देता है इससे बेहतर वजीर आला कोई नहीं हो सकता। बताइए कि जिन लोगों को आपने लैपटॉप दिए थे उनमें से चंद लोगों की आप तकरीरें सुनते हैं, ये चंद लोगों का तबका है जो 5%, 10% होंगे जिनका ताल्लुक उस तबके के साथ था कि आप लैपटॉप ना भी देते, भूख, पेट की भूख इस हद तक सर के ऊपर मुसल्लत थी, वो तब भी तगोदो करते रहते, वो यहां तक पहुंचते, लेकिन आपने किसी हद तक उन्हें फैसिलिटेट किया और अब उनकी बातें सुन के आप इस जाम में हैं कि मैंने लैपटॉप तकसीम किए थे और इसी तरीके से पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा। कोई मजहबी टच की सियासत करता है और किसी को शहर शहर छोटे छोटे सिनेमा घर बनाने, ये पाकिस्तान की तफरीक है। यहां पे अब बात इजराइल के हवाले से की जा रही है कि नेक्सस है, इजराइल पाकिस्तान के अंदर जबरी तशद्दुद के हवाले से, लोगों को उठाने के हवाले से, किसी को दबाने के हवाले से यूएनओ के फ्लोर के ऊपर बोल रहा है, तो किसी एक सियासी पार्टी के साथ इसकी अलैक सलैक है, कोई यहूदी एजेंट है। तो यह बताइए कि आप जब बरसरे इक्तदार आए थे, दूसरे ही महीने आपने बैरून मुल्क विजिट किया था, वजीर आजम का तैयारा जिस जगह पे खड़ा रहा उसके बिल्कुल बराबर में 3 घंटे तक इजराइल के वजीर आजम का तैयारा भी खड़ा रहा। उस वक्त मेल मुलाकातों के हवाले से बातें हुई, जबानें खामोश करवा दी गई। उस वक्त किसी एक को अपनी नौकरी से बरतरफ होना पड़ा, जबरी तौर के ऊपर बरतरफ होना पड़ा। तो बताइए कि उस वक्त अलैक सलैक कौन कर रहा था? बात मंजर आम पे आ जाए तो सियासत मिल जाती है, चाहे वो इनको मिली हो या चाहे किसी और को मिली हो। और हम वो रेवड़ है, गधों का वो रेवड़, मैं बकरियों का रेवड़ नहीं कहूंगा, गधों का वो रेवड़ है कि जो हांके जाते हैं तो कोई इधर को जाता है, कोई इधर को जाता है, हमारी मंजिल एक नहीं है। क्या करें, किस तरफ को जाएं, किसके सामने रोना रोए? क्या इसी 3 जमातों के सामने रोना रोए जिसको पाकिस्तान का स्टेक होल्डर समझ के आईएमएफ की टीम आती है, मुलाकात करती है और चली जाती है, या किसी इस्लामी जमात के सामने जाके रोना रोए कि आप कब बरसरे इक्तदार आएंगे? सरमायादाराना निज़ाम है, इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। आज जो बात करते हैं कि हमारी खुद मुख्तारी के ऊपर आईएमएफ हमला कर रहा है, एक आम सी मिसाल है, आम सी मिसाल। एक शख्स से आप पैसा तलब करेंगे, आप उसे कहेंगे कि मुझे 500 रुपया दे दो, वो आपसे ये पूछेगा कि तुम्हारी इनकम है वो कितनी है, तो आप कहेंगे कि 900 रुपए। वो पूछेगा कि तुम्हारे अखराजात हैं तो कितने हैं, आप कहेंगे 1500 रुपए। तो वो पूछेगा कि 900 रुपए तुम्हारी आमदन है, 500 रुपए मुझसे उधार चाहते हो, कुली तौर के ऊपर 1400 रुपए होंगे, 1500 के तुम्हारे अखराजात हैं, तो किस तरीके से अपना रोजगार चलाओगे, किस तरीके से मुल्क को चलाओगे? ये एक आम सी मिसाल है। तो वो फिर आपको एक मशवरा देता है कि अगर रोजाना की बुनियाद पे जूस पीते हो तो छोड़ दो, पानी पियो। अगर रोजाना की बुनियाद पे गोश्त खाते हो तो छोड़ दो, दालें खाओ।
दालें खाते हो तो छोड़ दो, सब्जी खाओ। 3 वक्त की खाते हो तो छोड़ दो, 2 वक्त की खाओ। वो सिर्फ आपको मशवरे देगा इब्तदाई तौर पे। जब आप दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार उसी के पास जाएंगे, उसी के सामने हाथ फैलाएंगे, तो फिर रफ्ता रफ्ता वो आपको ये नहीं कहेगा कि ये मेरा मशवरा है, वो ये कहेगा ये मेरा हुक्म है। 23 बार हम IMF के पास गए, 1 प्रोग्राम आज तक मुकम्मल किया, 22 प्रोग्राम IMF के साथ नाकाम रहे। जब नाकामी हमारा मुकद्दर बन चुकी है, हम अपने रोजगार के वसाइल नहीं बढ़ाना चाहते, हम टैक्स नेट को नहीं बढ़ाना चाहते, हम टैक्स बेस नहीं बढ़ाते, टैक्स रेट को बढ़ा देते हैं, तो फिर IMF हमारे ऊपर मुसल्लत होगा। आप ये देखिए कि इस वक्त दुनिया के ऊपर राज कौन कर रहा है, एक छोटा सा मुल्क या एक बहुत बड़ा मुल्क? वो मुल्क जिसकी सबसे बड़ी फौज है, वो मुल्क जिसकी असलहा साज फैक्ट्रीज हैं, या फिर वो मुल्क जिसकी बड़ी बड़ी कंपनी के HODs, जिसकी बड़ी बड़ी कंपनी के CEOs, मालिकान उस मुल्क के लोग हैं। वो इस वक्त दुनिया के ऊपर मुसल्लत है। वो हुक्म देता है, अमेरिका को मानना पड़ता है। वो हुक्म देता है, दूसरे सरमायादाराना ममालिक को मानना पड़ता है। क्यों? कि उसके पास सरमाया है। ये सरमायादाराना निज़ाम है, और इसी सरमायादाराना निज़ाम में हम चक्की की तरह पिस के रह जाएंगे जब तक हम अपनी जहनीत इस तरीके की नहीं तब्दील कर लेते कि हमें मांगना नहीं बल्कि अता का जज्बा रखना है। तब तक हम मुल्की हालात तब्दील नहीं कर सकते। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।